डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 9 जो कि नेचर ऑफ साइंस के बारे में है, इसको कम्प्लीटली लर्न करेंगे। पहले तो मैं आपको हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स है, की डेफिनेशन और शॉर्ट मेन पॉइंट समझाऊंगा ताकि हमें पता हो कि पैराग्राफ के अंदर क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद हम वापस बुक से हर टॉपिक का ओवरव्यू भी लेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो आप वाज़े तौर पे यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ उसकी फील्ड्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है। बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस को डिस्कस किया गया और स्कोप ऑफ फिजिक्स को। तो मूव करते हैं नोट्स पे, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ साइंस हमारे चैप्टर का नाम है, तो साइंस का हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, प्रोसेसेस एंड इवेंट अकरिंग अराउंड अस। जितने भी नेचुरल फिनोमेना, कुदरती फिनोमेना या प्रोसेसेस जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनकी कलेक्टिव नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। मतलब बेसिकली साइंस क्या है? हमारे इर्द गिर्द होने वाले हर प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में छानबीन करना, ये हमारे पास साइंस है। द प्रोसेस ऑफ साइंस स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चन। और साइंस का प्रोसेस जो है वो सवालात के थ्रू जो है वो स्टार्ट होता है कि किस तरह से कोई भी जो प्रोसेस है वो हो रहा है। बेसिक पहला क्वेश्चन ये होता है। Scientists try to find out orderliness and regularities among different phenomena even if they appear diverse। और साइंटिस्ट का काम क्या है? वो जो फिनोमेनाज उन्हें नज़र आ रहे होते हैं उनमें रेगुलरिटीज और ऑर्डरलीनेस, यानी ऐसी क्या ऑर्डर को, किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और कितने फ्रीक्वेंटली और रेगुलर किस किस तरह से वो वाले प्रोसेसेस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। Study of nature was once called natural philosophy, which is known as science। पहले जो है वो नेचर की स्टडी, यानी नेचर हमारी इर्द गिर्द जो भी प्रोसेसेस हैं, नेचुरल फिनोमेनाज हैं, उनकी स्टडी को नेचुरल फिलोसफी पहले बोला जाता था, लेकिन अब जो है वो साइंस कहा जाता है। तो साइंस की आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाले जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फिनोमेनाज हैं, उनको अंडरस्टैंड करना क्या कहलाता है? साइंस। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। किस तरह से साइंस की ग्रोथ हुई और कैसे कैसे उसकी क्लासिफिकेशंस की गई। तो at the beginning of the 19th century, there was a tremendous increase in the scientific knowledge. The growth led to the need for classification of science into major discipline। अब 19th सेंचुरी में जो है वो साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने लगी। तो ये ज़रूरी समझा गया कि जब किसी भी चीज़ को हमने स्टडी करना होता है तो उसे हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसे समझने में आसानी हो। तो बिल्कुल वैसे ही जो साइंस एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी थी, उसको जो है वो सब डिवाइड किया गया छोटे छोटे यूनिट्स में ताकि हर यूनिट को मुकम्मल तफसील से समझा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलिस्ट, कोई आंखों का है, कोई नाक कान गले का है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो हर कोई जो है एक सब फील्ड के अंदर खुद को स्पेशलाइज्ड करता है। तो फिर साइंस को जो है वो ब्रेक किया गया बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस में। बायोलॉजिकल साइंसेस, बायो मीन लाइफ होता है, तो डील विद द लिविंग थिंग। और इसकी मेन आगे सब डिविजन थी बॉटनी, जोलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जोलॉजी के अंदर एनिमल्स की। नंबर 2 पे आ जाती है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड को ये स्टडी करती है, मेनली कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी इसकी आगे सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो फिजिक्स इज बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस अलोंगसाइड केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। तो फिजिक्स जो है वो बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकल साइंस का।
साथ साथ जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल्स की स्टडी है और जियोलॉजी है, ये भी फील्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो मेन हमने फिजिक्स को ही स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। वापस एक बार बुक से ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है इनके अलावा। ये तो इस पैराग्राफ में सबसे पहले जो है साइंस को डिफाइन किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि साइंस में प्रोसेसेस के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, उनसे स्टार्ट होती है। और इसके साथ साथ साइंटिस्ट क्या करते हैं, नेचुरल फिलोसफी जो है वो साइंस का पहला नाम था। इसी तरह जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में 19वीं सेंचुरी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज में इंक्रीज आया। फिर क्लासिफिकेशन की गई बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में। और यही हमें बताया गया कि फिजिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट है फिजिकल साइंस का। नेक्स्ट अब हम स्कोप ऑफ फिजिक्स को जो है डिस्कस करते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स को समझने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है बेसिकली फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस दैट डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स। फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है जो कि डील करती है उन कॉन्स्टिट्यूएंट, उन मटेरियल्स के साथ जो जिनसे यूनिवर्स जो है वो बनी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो मैटर आ जाता है सबसे पहले, एनर्जी आ जाती है, स्पेस और टाइम। ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यूनिवर्स के, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और इसी तरह एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है, स्पेस टाइम स्टडी देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। और फिजिक्स में हम इन्हीं चार चीज़ों की म्यूचुअल रिलेशनशिप और आपस में इंटरेक्शंस किस तरह से ये एक दूसरे पे इफेक्ट कर रही हैं और क्या क्या एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को हमने फिजिक्स के अंदर जो है वो समझना होता है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल द लार्जेस्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इवन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद क्वार्ट्स वगैरह, इनको भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। और वहीं पे लार्जेस्ट स्टार्स और गैलेक्सीज को भी फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो पूरी यूनिवर्स को हम बेसिकली फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और याद रखना है ये चार पॉइंट्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यूनिवर्स के, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, और इन्हीं के रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को समझना जो है वो फिजिक्स कहलाता है। तो पहले चैप्टर्स के अंदर जिस तरह के मैंने आपको मैटर और एनर्जी को डिफाइन करके बताया था कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इनका रिलेशनशिप को भी कुछ हद तक जानते हैं। एडवांस टॉपिक जो है वो स्पेस एंड टाइम है, जो कि अब हम अभी भी कुछ उनके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं और फर्दर हम हायर क्लासेस में भी इनको समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस अगर हम देखें तो स्पेस इज अ 3 डायमेंशनल एक्सटेंट वेयर ऑल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट अकर। 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है जिसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स और जो भी इवेंट्स वगैरह हैं वो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन पोजीशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फोर्स। अब स्पेस का क्या फायदा है? स्पेस बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई वेक्टर ड्रा करना है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आप यूनिवर्स के अंदर कहाँ पे मौजूद हैं, आपकी पोजीशन क्या है, किससे आपकी पोजीशन को रिलेट करके बताया जाएगा कि आप कहाँ पे किस चीज़ से कितना दूर आपकी पोजीशन है। या आपके मोशन को जो है वो अगर आपकी मोशन की डायरेक्शन वगैरह को हमने इंडिकेट करना है तो हमें उसके लिए स्पेस का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। उसका रेफरेंस जो है हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट। टाइम क्या करता है? बेसिकली मेजर करता है किस सीक्वेंस से कोई काम हो रहा है। ठीक है, उसकी तरतीब क्या है। और इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ इवेंट के कितनी देर के लिए, कितने वक्त के लिए कोई इवेंट जो है वो हो रहा है, इसको भी हम टाइम के अंदर स्टडी करते हैं। कंसीडर द 4 डायमेंशन, और टाइम को हम जो है वो 4th डायमेंशन कंसीडर भी करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशंस का तो आपको पता है
टाइम हमारे पास फोर्थ डायमेंशन है यूनिवर्स की। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखें, एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग टाइम, ऑसिलेटिंग मोशन, स्विंगिंग पेंडुलम की बात अगर करें तो डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो वो टाइम इंटरवल से हम डिटरमिन करते हैं उसकी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की। इसी तरह टाइम डायलेशन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये आपने पहले नहीं इतना समझा होगा। टाइम पासेस स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड कंपेयर टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ये आपके लिए काफी जो है वो जी, तो फिजिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को का मेन पॉइंट है एक्सप्लेन दैट स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब स्पेस और टाइम जो है वो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक को स्पेस और टाइम जो है वो सेम हो हर एक के लिए। ये बेसिकली चेंजेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर दो ऑब्जर्वर हैं और वो डिफरेंट मोशन में हैं, एक स्लो है और एक बहुत फास्ट चल रहा है, तो उसका टाइम जो है वो इक्वल नहीं होंगे। एक के लिए टाइम जो है वो कम होगा, एक के लिए ज्यादा। तो मोशन पे डिपेंडेंट होते हैं स्पेस और टाइम। ये नहीं है कि सबके लिए सेम है, हर ऑब्जर्वर के लिए स्पेस और टाइम सेम है। हो सकता है कि एक चीज जो है वो एक डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उसे फील हो रहा हो, लेकिन एक जो हाई स्पीड पे मोशन कर रहा है उस ऑब्जर्वर के लिए वो जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर उसे नज़र आए। तो ये इस वजह से एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये चेंज होते हैं ऑब्जर्वर के लिहाज से, रिलेट करते हैं ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो ये याद रखना है कि दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। तो ये बेसिकली जो ग्रेविटी है इसको हम जनरल रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं और स्पीड जो है उसे हम स्पेशल रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली? ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अर्थ और सन हैं, वो बेंड करते हैं स्पेस को और टाइम को अपने इर्द गिर्द। ये अक्सर आप लोगों ने इमेजेस वगैरह देखी होंगी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। एक जैसे बेड शीट के ऊपर अगर हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां से बेड शीट जो है वो नीचे हो जाएगी जहां पे उनका ज्यादा मैस लग रहा है। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्टार्स वगैरह वो अपने इर्द गिर्द लाइट को भी बेंड करवाते हैं और स्पेस को भी जो है वो बेंड करवाते हैं। और यही बेसिक आइडिया है कि ये जो प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं अराउंड सन, वो किसी पुल की वजह से नहीं है, बल्कि वहां पे स्पेस जो है वो बेंट है। तो स्पेस में बेंट स्पेस की वजह से उसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। स्पीड को अगर हम डिस्कस करें स्पेशल रिलेटिविटी के लिहाज से, तो इसके जो मेन आइडियाज हैं वो ये थे कि टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जब कोई फास्टर मूव करता है। और मतलब ये है कि अगर कोई अर्थ पे है और स्टेशनरी है और वहीं पे कोई दूसरा आदमी स्पीड ऑफ लाइट से किसी स्पेसशिप में मूव कर रहा है, तो उसके लिए टाइम जो है वो स्लो होगा और अर्थ वाले के लिए फास्टर। इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट इसमें मेन ये है कि मैस जो है वो इंक्रीज करता है स्पीड से, स्पीड बढ़ने से मैस भी इंक्रीज होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह भी मेन है कि कोई भी चीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर मूव नहीं कर सकती। तो इसको एक्सप्लेन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो अगर ट्विन्स हैं जो कि बोर्न हुए हैं अर्थ पे, और एक जो है वो ट्रेवल कर रहा है स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से और दूसरा जो है वो यंगर है, दूसरा जो है वो अर्थ पे है। तो जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा था स्पीड ऑफ लाइट से, अगर वो वापस आएगा तो वो यंगर होगा, और इसी को टाइम डायलेशन भी बोलते हैं। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो टाइम जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है, एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब ये बहुत ही छोटे लेवल पे यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, जिनमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन वगैरह आ जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट।
और यहाँ पे ये उनके बिहेवियर को डिस्कस करती है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा पार्टिकल जो हैं उनका एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा उनका वेव लाइक नेचर भी होता है, और दूसरा उनमें अनसर्टेनिटी भी पाई जाती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमें कि बेसिकली हम किसी भी पार्टिकल की जो कि बहुत फास्ट मूव कर रहा है, पोजीशन और स्पीड जो है वो टाइनी पार्टिकल की सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट। जैसे कि हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर घूम रहा है तो उसकी हम एटम के इर्द गिर्द एग्जैक्ट स्पीड और उस पोजीशन जो है वो नहीं मेजर कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप देखें अगर एक फैन घूम रहा होता है तो उसके ब्लेड्स जो हैं वो चारों तरफ हमें एक नजर आ रहे होते हैं। हम ये नहीं बता सकते कौन सा उसका पार्ट किस टाइम पे किस पोजीशन पे है। तो ये इसके पीछे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के पीछे मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में बताया जा रहा है फिजिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना। साइंस बेसिकली हमारे इर्द गिर्द होने वाले फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना है, समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, इसका नाम है। और फिजिक्स उसकी सब ब्रांच है जिसमें हम बहुत वाइड रेंज के फिनोमेनास को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि एवरीडे अगर हम डेली लाइफ में देखें तो मोशन और हीट को, और अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन में देखें तो हम जो हमारे यूनिवर्स के अंदर फिनोमेनाज हो रहे हैं, जैसे कि गैलेक्सीज का बनना और इसी तरह जो है वो स्टार्स का टूटना, और इसी तरह अगर आप ब्लैक होल की फॉर्मेशन वगैरह, ये ऐसे फिनोमेनाज को भी हम फिजिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम बुक से इस टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले हमने फोर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट, एनर्जी, स्पेस, टाइम वगैरह जो है मैटर, इनको स्टडी किया। फिर हमने जो नेक्स्ट है इनके रिलेशनशिप को समझा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, डू यू नो दिस टॉय विच वर्क बाय द स्टीम इन्वेंटेड बाय हीरो फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया the 3rd century. However, the people did not think of using such thing for luxury and comfort in those days. अब ये बहुत पहले जो है इन्वेंशन तो हो चुकी थी, लेकिन उस वक़्त लोग जो हैं वो लग्जरी और कंफर्ट को समझते ही नहीं थे और उसको यूज़ अपनाना ही नहीं चाहते थे। तो इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमने सीक्वेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट को समझा, टाइम को समझा, इनकी आपस में जो रिलेशंस हैं उनको समझा। अब हम जो नेक्स्ट है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, इसको भी हमने समझा। तो आई थिंक हमने तकरीबन सारा इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को जो है वो मैं नोट्स से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बुक पे ही बहुत अच्छा उन्होंने नोट्स की शक्ल में टू द पॉइंट मेन मेन डेफिनेशंस बता के एक्सप्लेन किया है, तो इसको यहीं से ही देख लेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को देखें तो ड्यू टू एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिक्स इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। मैकेनिक्स, सबसे पहली ब्रांच जो है हमने फिजिक्स की स्टडी करनी वो है मैकेनिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिजिकल इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस मोशन। तो मैकेनिक्स के अंदर हमने बेसिकली मोशन और फिजिकल इफेक्ट जो के मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हमने स्टडी करना होता है मैकेनिक्स के अंदर। तो मोशन मैकेनिक्स से आपने याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड इज ऑफन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसकी बेसिस क्या है मैकेनिक्स की? न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। और सामने जो है अगर आप डायग्राम देखें, एक पिक्चर दी गई है गियर्स इन मैकेनिकल सिस्टम, तो ये मैकेनिक्स के अंदर जो है हम गियर्स वगैरह को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड ब्रांच। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है डील विद द थर्मल एनर्जी possessed by the material and it is used when it flow from one body to another। तो थर्मल एनर्जी और हीट आपको पता है फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हॉटर टू कूलर एरिया। तो इस
चीज को हमने जो समझना होता है वो हीट और थर्मोडायनेमिक्स में समझना होता है। इसको समझ के दुनिया में बहुत सारी इन्वेंशन हुई हैं। अब आपके सामने ये जो एक इंजन शो किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिस्टन को पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है, ये बेसिकली हीट और थर्मोडायनेमिक्स को ही हमने समझ के इसको बनाया है। और इसके अंदर ये जो हीट है ये गैसेस को एक्सपैंड करवाती है, जिसकी वजह से ये नीचे को पुश होता है और टायर घूमता है। तो ये सारी जो है ये हीट और थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो हीट इंजन को समझने के बाद थर्ड पे मूव करते हैं, कॉस्टिक्स। इट डील विद द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारी एक सेंस है जो कि है सुनना, तो उससे डील करती है कि किस तरह के जो है ऑडिबल साउंड एनर्जी के एस्पेक्ट्स वगैरह हैं फिजिकल, उनकी रेंज क्या है और उसकी जो है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, उन सब को हम इसमें समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिक्स आ जाता है। ऑप्टिक्स इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है उसके नज़र आ रहे हैं, तो लाइट स्पेक्ट्रम आपको एक नज़र आ रहा है। ये बेसिकली बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की, जिसकी वजह से जो है वो सारे कलर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ ब्रांच को देखें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फिनोमेना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप जो है वो काफ़ी हद तक समझते भी होंगे कि मोटर के अंदर जो है वो हम करंट देते हैं, किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। ये आप अच्छे से समझते हैं मोटर के अंदर, और इसी तरह डायनमो जो है जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, और इसी तरह मोटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिकली एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। इसमें मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन भी किया था, फोटॉन्स को भी हम स्टडी करते हैं, वेव लाइक नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को, और अनसर्टेनिटी का जो रूल है इसमें उसको भी हम डीपली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर, यानी कि कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है बल्कि डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर का मोशन कैसा है उस पर डिपेंड करती हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। और इसके साथ साथ ग्रेविटी और स्पीड का उन पे क्या क्या इन्फ्लुएंस है उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ठीक है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता है कि मेनली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में शो होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस से निकला है कि न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और उसके रिएक्शंस को समझना न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ जो हमारे पास ब्रांच है वो है पार्टिकल फिजिक्स की। इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो इसके अंदर हम जो है वो सब एटॉमिक क्वार्क जिनका मैंने जिक्र किया था उनको हमने स्टडी करना होता है, और ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर के। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमी आ जाती है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। 11th जो ब्रांच है वो कॉस्मोलॉजी आ जाती है। इट एक्सप्लोर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये टू द पॉइंट इनकी डेफिनेशन और इनके सामने पिक्चर्स भी बहुत अच्छी हैं,
तो इस वजह से मैं यहीं से ही आपको करवा दी है, नोट्स की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। तो क्योंकि फिजिक्स जो है एक फंडामेंटल साइंस है, तो वो बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स और मेथड प्रोवाइड करती है जो कि एप्लीकेबल होते हैं बाकी डिसिप्लिन्स पे भी। तो उनको अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से जो हैं वो फंडामेंटल टेक्निक्स और मेथड जो हैं वो बाकी किन किन फील्ड्स के अंदर जो है फिजिक्स के हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास बायोफिजिक्स आ जाती है। इसमें क्या है, सम बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स अंडर द फील्ड ऑफ स्टडी। एग्जांपल इंक्लूड द मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। अब बायोफिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स है वो बेसिक हेल्प आउट करती है मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की, ठीक है, मोशन को, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के मोशंस को मैकेनिक्स के अंदर मोशन से मैंने आपको कहा था कि ज़रूर इसको रिलेट कीजिएगा। और इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने एक सब ब्रांच पढ़ी थी, तो जो सेल, टिश्यू और ऑर्गन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स जो है वो फंडामेंटल है और वो हेल्प आउट करती है बाकी डिसिप्लिन्स में भी। तो ये मजीद इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो मेडिकल फिजिक्स, इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल, इसमें भी फिजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हम जो है वो फिजिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो हैं वो टेक्नोलॉजीज जैसे एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपके सामने यहाँ पे शो किया गया है, और एक्सरेज वगैरह जो हैं, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि फिजिकल टेक्निक्स हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये मेडिकल फिजिक्स में मतलब किस तरह से फिजिक्स जो है वो मेडिकल साइंसेस को इम्प्रूव कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, तो इट डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड फिनोमेना, फॉर एग्जांपल द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज होल। तो इसके अंदर भी जो है वो फिजिक्स की ही मेन प्रिंसिपल जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जियो फिजिक्स आ जाता है हमारे पास। इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल टू द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जियोग्राफी। इट्स मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक वगैरह, वोल्केनोज, इन सब को जो है हम जियो फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जियो मीन अर्थ और फिजिक्स मीन जो है आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ही समझ लें। तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फील्ड्स और स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इन सब को भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिफ्थ में हमारे पास क्लाइमेट फिजिक्स आ जाता है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन। तो क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स के फिनोमिनाज और प्रिंसिपल्स का यूज करके उन प्रोसेसेस को जो कि एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, किस तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे, क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, और वेदर कंडीशंस की क्या क्या पैटर्न बनते हैं, और इन सब को हम क्लाइमेटिक या क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स आ जाती है। अब ये थोड़ा मॉडर्न टाइप की फिजिक्स है। इट इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके फिजिक्स के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इसको मैं जो है ये काफ़ी लेंथी सा इसका पैराग्राफ है, तो नोट से आपको समझाता हूँ जी। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को पहले समझते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्वॉल्व कोलैबोरेशन अमंग द एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड। तो ये बेसिकली एक
मिल के काम करना है, कोलैबोरेट करना है डिफरेंट फील्ड के, साइंटिफिक फील्ड्स के एक्सपर्ट्स ने। दिस अप्रोच इज essential टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स challenges faced by the modern world। और इससे फायदा क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में आपको पता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने कोविड को भी देखा, तो इन प्रॉब्लम्स का हल के लिए डिफरेंट फील्ड्स को, कोई भी अकेली फील्ड जो है इनको हल नहीं कर सकती, तो डिफरेंट फील्ड्स आपस में कोलैबोरेट करती हैं, मिल के काम करती हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। Thus, sharing knowledge and working together, scientists can achieve major breakthrough। और जब डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट आपस में एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, तो उससे जो है वो बहुत हाई अचीवमेंट्स जो है मिलती हैं। डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, मतलब साइंस जो कि हमारे इर्द गिर्द नेचुरल फिनोमिना है उनको समझने में और ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस इन, इसकी वजह से जो है वो प्रोग्रेस होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, इन्वायरमेंटल इश्यूज को समझने में, एनर्जी में, और इसी तरह बहुत से और भी एरियाज में। वाई इज कोलेबोरेशन नीडेड? अब अगेन अगर हम इस बात पे को डिस्कस करें, को कोलेबोरेट करना क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट का मिल बैठ के डाटा शेयर करके एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है? तो सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यू रिक्वायर मल्टी फेसेटेड एक्सपर्टीज। तो जितने ज़्यादा जो हैं वो एक्सपर्ट जो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो जब वो मिलके एक दूसरे के साथ किसी प्रॉब्लम पे एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। मॉडर्न challenges are diverse and complex. A single discipline cannot handle them effectively। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि इसके लिए ज़रूरी है इनपुट मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसेज और इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो ये हर एक मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी वगैरह, ये तमाम जो ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी लिंक्ड हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। तो अगर ये तमाम अपना डाटा शेयर करते हैं और डिफरेंट लिंक्स क्रिएट करके हम क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। इसी तरह हेल्थ केयर चैलेंजेस, जैसे कि मैंने अभी कोविड का आपको बताया भी था, तो इसमें भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, डाटा साइंस, ये तमाम इन्वॉल्व हों, तो हमें जो है इसको समझने में भी आसानी होती है और इसको सॉल्व करने में भी जो है वो आसानी होती है। इसका कोई ना कोई क्योर तैयार करने में भी हमें फास्ट और रैपिड हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को फॉलो करें, तो हमारी जो इनोवेशन है उसमें बहुत जो है वो पॉजिटिव रुझान आता है। जब मल्टीपल पर्सपेक्टिव और मेथड कंबाइन किए जाते हैं, तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मिलती है, अगेन ब्रेक थ्रूज दैट आर नॉट पॉसिबल इन आइसोलेशन। एग्जाम्पल जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ने मिलके ये एक शाहकार जो है वो तैयार किया नैनो टेक्नोलॉजी का। इसी तरह प्रोड्यूस नैनो स्केल मटेरियल एंड डिवाइसेस फॉर यूज इन मेडिसिन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन ब्रांचेस की जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी कंबाइंड एफर्ट की वजह से जो हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए वो मेडिसिन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अब वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, वो डेवलप करने में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल लॉजिक्स और न्यूरो साइंस का जो है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन हुआ इनका, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट सिस्टम और अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हैं वो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। इसी तरह रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब। बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट साइंस की फील्ड्स हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन की वजह से आइडियाज़, रिजल्ट, मेथड वगैरह जो हैं इजीली शेयरेबल हैं। और शेयर करना क्यों ज़रूरी है, इसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई नॉलेज इज शेयरिंग?
इंटरनेट प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एक्सचेंज, इसके साथ साथ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स होती हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च जर्नल्स वगैरह हैं, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं. These platforms allow researchers from different fields to share new findings, discuss ideas, brainstorm new solution. और इस शेयर्ड नॉलेज का जो है वो फिर फायदा किस तरह से होता है? Let's do holistic understanding of problem, encourage integration of varied perspective, especially useful in environmental sciences, space exploration, medical advancement, technologies development. तो ये मेन पॉइंट्स थे. अब हम एक बार बुक से भी ओवरव्यू लेते हैं. सबसे पहले जो है वो हमने कोलैबोरेशन को समझा. उसके बाद कोलैबोरेशन के नतीजे में जो है वो क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को किस तरह से हम समझ सकते हैं या किस तरह से हेल्प आउट होता है कोलैबोरेशन से. इसी तरह जो है वो इनोवेशन किस तरह होती हैं कोलैबोरेशन से, और रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का क्या क्या फ़ायदा है और किस तरह से हेल्पफुल होता है हमारे लिए. इन सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं. अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, वो ये भी एक सवाल है, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड जो है ये आप वैसे बायोलॉजी में भी स्टडी करके आए हैं, तो अभी भी हम इसको एक बार और समझते हैं. तो साइंटिफिक मेथड को समझना बहुत आसान है. साइंटिफिक मीन साइंस से रिलेटेड है, मतलब साइंस क्या है, हमारे नेचुरल प्रोसेसेस फिनोमेना को समझना. मेथड एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से मुराद है कि एक लॉजिकल और रिपीटेबल स्टेप्स और सीक्वेंस को फॉलो करके कोई भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना और उसको जो है अंडरस्टैंड करना प्रोसेस को, इसको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना है. ऐसे नहीं है कि कोई खास हमारे पास जो है रूल्स नहीं है, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन के बगैर हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं. तो एक खास रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक किसी भी फिनोमिना या प्रोसेस को स्टडी करना या उसको अंडरस्टैंड करना, ये क्या किस में आ जाएगा? साइंटिफिक मेथड में. तो अ सिस्टमेटिक अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर ट्रूथ, solve problem related to natural and physical world, and it consists of logical and repeatable steps that lead from a question to a theory or law. तो ये आपने मेन बातें साइंटिफिक मेथड की याद रखनी है. बेसिकली ये नेचुरल फिनोमिना को समझने का ही एक वे है, लेकिन इसमें हम सिस्टमेटिक अप्रोच यानी एक प्रॉपर सिस्टम है, सेट्स हैं रूल एंड रेगुलेशंस के, जिनको फॉलो करके हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. तो एक सिस्टम के थ्रू जो है हम किसी भी चीज की, किसी भी फिनोमिना को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड. स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी अब वो सिस्टमेटिक वे के अंदर जो सेट्स हैं या स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अब हम देख लेते हैं. सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द इशू, यानी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, डिफाइन करें प्रॉब्लम को जिसको हमने स्टडी करना है. नंबर 2 पे है गैदर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें. अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी किस तरह कर सकते हैं हम? ऑब्जर्वेशन से और 5 सेंसेस से. जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करके हम जो ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करेंगे उसे कहेंगे गैदर की है हमने इंफॉर्मेशन. फिर है एक हाइपोथेसिस बनाना, मेक एन एजुकेटेड गेस और एक्सप्लेनेशन. A hypothesis is testable and provide a basis for experiment. और हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे टेस्ट किया जा सकता है, उसे वेरीफाई किया जा सकता है. इनको डिटेल में भी आगे हमने समझना है. अभी बस ये स्टेप्स के मेन नाम और थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे डिटेल में भी हम इसको समझेंगे. नंबर 4 है परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. अब हाइपोथेसिस बना ली एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको टेस्ट किया जा सकता है, तो अब उस पर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दें. तो डिजाइन करना एक एक्सपेरिमेंट को, टू टेस्ट हाइपोथेसिस, कलेक्ट एविडेंसेस टू सपोर्ट और रिजेक्ट इट, और ऐसे एविडेंसेस को कलेक्ट करना जो कि उसको सपोर्ट करें हाइपोथेसिस को या उसके खिलाफ हों. 5th है जी रिकॉर्ड एंड एनालाइज डाटा. अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट में जो डाटा हमें इकट्ठा होगा, हमें मिलेगा, उसको रिकॉर्ड करना है और फिर एनालाइज करना है
और ऑर्गेनाइज करना है डाटा को टेबल, ग्राफ, चार्ट्स की शक्ल में, ताकि एनालाइज और कंक्लूजन निकालने में उसमें आसानी हो। अगर तो ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये थ्योरी बन जाएगी, और ऐसी थ्योरी जो कि बार बार टेस्ट की जाए और हर बार जो है वो ट्रू प्रूव हो, तो ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, वो लॉ बन जाता है। ठीक है, थ्योरी दैट इज टेस्टेड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम और फिनोमेना आफ्टर रिपीटेड सक्सेस, और वो हर बार जो है हम उसमें सक्सीड हो रहे हैं तो वो लॉ बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो 6 स्टेप्स हैं, इनको आपने जो है वो अभी यहाँ पे आप नेम अगेन आप एक बार दोहरा लें। आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, इंफॉर्मेशन गैदर करें, हाइपोथेसिस बनाएं, हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है डाटा इकट्ठा करें, डाटा को से कंक्लूजन और थ्योरी जो है वो निकालें, थ्योरी को फिर एट द एंड अगर थ्योरी को बार बार टेस्ट करके वो रिजेक्ट नहीं होती तो लॉ बन जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम हर स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जर्वेशन थी, जैसे कि ऑब्जर्वेशन जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस एंड कलेक्ट डाटा। अब कलेक्शन डाटा की जो है वो किसके थ्रू होनी है, 5 सेंसेस के थ्रू। ऑब्जर्वेशन कैन बी डायरेक्ट, एवरीडे एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल। तो दो तरह की जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, या तो डायरेक्ट जो कि एवरीडे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम ऑब्जर्व करते हैं, या एक्सपेरिमेंट करके कोई ख़ास किस्म का जो है वो वेरिएबल टेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ऑब्जर्वेशन है कि शैडो की फॉर्मेशन होती है जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें लाइट के पाथ में। हाइपोथेसिस जो है अगर हम उसको देखें तो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपने जो भी ऑब्जर्वेशन की है उसको जो है एक ऐसी एक्सप्लेनेशन में चेंज करना कि जो टेस्टेबल भी हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल डाटा अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन अज्यूमिंग हाउ नेचर बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशन। तो हाइपोथेसिस की ये डेफिनेशन भी है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन अज्यूमिंग हाउ नेचर बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है, शेडोज फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो अब हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो शेडो क्रिएट होता है, तो अब हमने उससे एक हाइपोथेसिस क्या बनाई है कि शेडो जो है वो इसलिए फॉर्म होता है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब अगर तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे, तो लेट्स से ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है कोई, तो लाइट रेज इधर से आ रही हैं तो यहाँ से मूव करके ऊपर से ऐसे फिर जा सकती हैं, तो यहाँ पे जो है वो शेडो क्रिएट ना होता। अगर शेडो क्रिएट हो रहा है तो इट्स मीन कि लाइट स्ट्रेट मूव करती है और यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के वो वापस चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंट क्या है, अ रिपीटेबल एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। एक रिपीटेबल और ऑर्गेनाइज प्रोसेस जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, प्लेस 4 कार्डबोर्ड विद होल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ अ टॉर्च। व्हेन अलाइंड लाइट इज विजिबल, व्हेन वन इज मिसअलाइंड लाइट इज ब्लॉक्ड। प्रूव लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं बुक से एक बार आपको दिखा देता हूँ ये एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है, इसमें उन्होंने एक लाइट जो है टॉर्च वो जलाई और उसके सामने जो है एक होल जो है तमाम एक ही पोजीशन पे रखे, और लास्ट वाला जो है उस कार्ड तक जो है वो लाइट आप देख सकते हैं पहुंच रही है उन होल से होते हुए। दूसरा जो फिगर है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उन्होंने होल की जो पोजीशन है वो सेम नहीं रखी, ऊपर नीचे कर दी है। अब क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तो वो इस होल से तो पास कर रही है, लेकिन ये होल थोड़ा ऊपर है तो इसको पास नहीं कर पा रही, तो आगे मूव भी नहीं कर पाती। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में ना मूव करती होती तो ऊपर से होके इस होल से गुजर के यहाँ तक पहुंच जाती। तो यहाँ से ये एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो थ्योरी होता है। थ्योरी क्या है, अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल इवेंट बेस्ड ऑन वेरीफाइड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वेरीफाई होने के बाद उस नेचुरल फिनोमेना की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं, थ्योरी।
थ्योरीज अप्लाई टू सिमिलर फिनोमेना, और ये फिर एक फिनोमेना पे ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि वैसे जो सिमिलर फिनोमेनाज हैं उन तमाम फिनोमेनाज पर ये थ्योरी जो है वो अप्लाई होती होगी। एग्जांपल देख लें, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन प्रूवन थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट बिकम अ थ्योरी। बुक से भी एक बार मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। थ्योरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द काज एंड इफेक्ट ऑफ एन इशू और एन इवेंट दैट अकर इन नेचर। और ये वेरिफिकेशन के बाद जो है हाइपोथेसिस की ये बनती है, और फिर ये थ्योरी जो है वो सिमिलर फिनोमेना के लिए जो है वो एप्लीकेबल होती है। और यहाँ पे आप जो है वो एक चार्ट देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन, लॉ। अब हम थ्योरी तक पहुंच गए हैं। अगर हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो हम वापस से दोबारा ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करेंगे, न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो हम हाइपोथेसिस को भी देख सकते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस में कोई मसला है, तो हम लेक ऑफ एग्रीमेंट है तो फिर हम हाइपोथेसिस को भी चेंज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर हमारे जो हैं वो किसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देते हैं तो फिर हम थ्योरी बनाते हैं, और थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन पे मूव करते हैं अब हम। प्रिडिक्शन क्या है? थ्योरीज अलाउ प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स इन न्यू और अननोन सिचुएशन। इफ प्रिडिक्शंस आर इनकरेक्ट द हाइपोथेसिस इज रिवाइज्ड और रिजेक्टेड। अब थ्योरी जो है वो हमें इस इतना कैपेबल कर देती हैं कि हम प्रिडिक्शन कर सकें आउटकम्स का न्यू और अननोन कंडीशंस के अंदर। और अगर हमारी प्रिडिक्शन जो है वो ठीक नहीं आ रही, ऊपर जो हमने सारा थ्योरी बनाई थी, उस थ्योरी के होने के बावजूद हम अननोन सिचुएशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो इट्स मीन हमारी थ्योरी में कोई मसला है। और थ्योरी तो हमने जो है वो मेन हाइपोथेसिस पे क्रिएट की है, तो हाइपोथेसिस जो है वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा या उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फॉल्सिबिलिटी। साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी टेस्टेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग। अब जो साइंटिफिक थ्योरी है वो भी टेस्टेबल होनी चाहिए, उसको भी बार बार टेस्ट किया जा सकता है। डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, जब उसको आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करेंगे तो वो आपकी रिसर्च को जो है वो टेस्ट करेंगे, तो आपकी थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा। अवॉइड वेग एंड नॉन टेस्टेबल क्लेम्स डिस्टिंग्विशेस साइंटिफिक थ्योरीज फ्रॉम बिलीफ और अजम्पशन। अब जो थ्योरी है वो एक ऐसी ही होनी चाहिए हमेशा कि जो टेस्टेबल हो। ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक अजम्पशन हो, लाइक कि ये चीज जो है, ये लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं चलती होगी, ऐसे चलती होगी। अब ये इसको टेस्ट किया जाना चाहिए, एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी थ्योरी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ। अ थ्योरी बिकम अ लॉ आफ्टर बीइंग टेस्टेड रिपीटेडली। अगर तो आपकी थ्योरी जो है वो फास्ट प्रूव नहीं होती, बार बार टेस्ट की जाती है, और नेवर रिजेक्ट, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। तो ये एक एक फ्रेज यूज होती है कि अ थ्योरी विच इज ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड बिकम अ लॉ। तो a theory become law after being tested repeatedly, being widely accepted as universally true. A law explain past observation, future prediction. अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हम फिनोमेना आगे डिस्कस करके आए हैं, थ्योरी क्या थी कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वेरीफाइड अंडर वेरियस सिचुएशन लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो ला बन चुका है और प्रोडिक्ट कर रहा है शेप ऑफ शेडो। अब उससे हम शेडो की शेप भी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लाज जो है वो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक वाइडर स्केल पे की जाती है। जैसे कि बाल है उसका राउंड शेडो होगा, ब्लॉक जो है उसका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो उसका रेक्टेंगल शेडो होगा। तो इसमें आपने जो याद रखना है वो ये है कि थ्योरीज और लॉ जो है मैन मेड आइडियाज होते हैं, मैन मेड। तो ये डिस्प्रूव भी हो सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, क्योंकि डिस्कवरीज जो हैं वो तो होती रहती हैं। तो फ्यूचर साइंटिफिक एडवांसेस की वजह से ये चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उस वक़्त तक की इंफॉर्मेशन के साथ तो हम किसी थ्योरी को जो है वो
फाल्स प्रूव ना कर सकें और वो ला बन जाए, लेकिन बाद में कोई ऐसी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च आ जाए या एडवांसमेंट आ जाए जिसके थ्रू हम उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है इसको भी आपने ज़रूर साथ बनाना है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन, ला। अब अगर प्रिडिक्शन नेगेटिव है तो वापस थ्योरी पे जाएंगे, और अगर पॉजिटिव है तो वो ला बन जाएगी। तो ये इस तरह से हमने जो है प्रिडिक्शन और हर स्टेप को समझा साइंटिफिक मेथड के। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन द 20th century Albert Einstein declared that mass and energy, the two concerns of physics, are form of each other। अब mass और energy जो है वो एक दूसरे की ही फॉर्म्स हैं, और इस theory of relativity altered man's view of the universe। और ये एक जो है वो आउटस्टैंडिंग थ्योरी थी, इसने जो है वो पूरी दुनिया का जो है एक बार नक्शा या एक बार पूरी दुनिया की सोच ही जो है वो हिला के रखती थी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग। साइंटिफिक बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले तो फिजिक्स का रोल पढ़ेंगे इन्वेंशंस में। फिजिक्स इज एट द कोर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज डेवलप यूजिंग फिजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, फिजिक्स जो है वो तमाम टेक्नोलॉजीज के कोर पे रही है। ठीक है, फिजिकल प्रिंसिपल को जो यूज करके डेवलप की गई हैं। टेक्नोलॉजी रेफर टू द मेथड एंड टेक्निक डेवलप यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी हम किसे बोलते हैं? उन तमाम टेक्निक्स और मेथड्स को जो कि डेवलप किए जाते हैं साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मशीन्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं। मजीद अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं जो कि फिजिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, जो कि अभी हमने इंजन को देखा था, थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू जो है वो डेवलप किए गए। रडार टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिटेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एटॉमिक फिजिक्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में, मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। यहाँ पे जो है वो ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज जो कि फिजिक्स बेस्ड हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर है इंजीनियरिंग की भी हमें समझ होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, टेक्नोलॉजीज की। इंजीनियर जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं टूल्स, मशीन, सिस्टम टू फुलफिल ह्यूमन नीड, कंसीडर कॉस्ट, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। और उसमें उनका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट, सेफ्टी और एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ों पे उनका जितना ये अच्छी होंगी वो उतना बेहतर जो है वो प्रोडक्ट समझा जाएगा। इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है अप्लाइंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे मेन पॉइंट्स बस लिखती हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, बिल्डिंग थिंग्स दैट हेल्प टू मीट स्पेसिफिक नीड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो इंजीनियर बेसिकली क्या करता है? टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करते हुए डिजाइन करता है टूल्स, इंस्ट्रूमेंट जो कि डेली लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इंजीनियर जो जिन फैक्टर्स का ख्याल रखता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में के तौर पे है कि कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी मेजर जो हैं वो डिजाइनिंग करते हुए प्रोडक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है एक सिविल इंजीनियर, अगर हम उसका काम देखें तो डिजाइन करता है ब्रिज दैट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड एंड अर्थक्वेक, इंटेंस वेदर कंडीशन एंड हैवी ट्रैफिक। तो अब एक इंजीनियर ने जिसने ब्रिज बनाना है उसको ये तीनों चीजें, कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी मेजर्स, ये तीनों चीजों को जो है वो एक खास अहमियत देनी पड़ी होगी। तो सिविल इंजीनियर जो है वो ऐसे ब्रिजेस बनाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग विंड, अर्थक्वेक, हैवी ट्रैफिक वगैरह को जो है वो विथस्टैंड कर सके। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली स्मार्टफोन एप्लीकेशन, यूज़र फ्रेंडली इस लिहाज से कि हम ऐसे उन्होंने जो है वो
सिंबल्स और आइकन प्रोवाइड किए होते हैं कि जहां से हम इजीली मोबाइल को यूज कर सकते हैं। एविएशन इंजीनियर जो कि एविएशन रिलेटेड टू एयर मतलब जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, फाइंड लाइट वेट ड्यूरेबल मटेरियल दैट कैन सर्वाइव टर्बुलेंस एक्सट्रीम वेदर ड्यूरिंग फ्लाइट्स। तो अब जो एरोप्लेन हैं उनके अंदर ऐसा मटेरियल यूज करना है जो कि एक तो स्ट्रोंग भी हो लेकिन हैवी ना हो, क्योंकि उड़ना है प्लेन ने तो वो हैवी नहीं होना चाहिए, वरना इतना वजन जो है वो लेके उड़ नहीं सकेगा। लास्ट पे हम कुछ सम अप करते हैं इस तरह से इंटर रिलेशनशिप साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को। दो दे appear different they often work together। साइंस बेसिकली क्या करती है, डिस्कवरीज करती है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, अप्लाई करती है साइंटिफिक नॉलेज को। ये जो डिस्कवरीज में हमने नॉलेज हासिल की उसको अप्लाई करती है टेक्नोलॉजी। और इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इंजीनियर जो होता है वो डिजाइन करता है प्रोडक्ट यूजिंग बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुगेदर दे ट्रांसफॉर्म लाइफस्टाइल, और मिलके ये जो है वो लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं कंफर्ट और इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियर जो है मिलके रेवोल्यूशनराइज कर देते हैं। साइंस डिस्कवरी करती है, इंफॉर्मेशन देती है, टेक्नोलॉजी जो है उस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई भी टेक जो है वो बनाई जाती है, और इंजीनियर जो है उससे एक ऐसा प्रोडक्ट में चेंज कर देता है जो कि रिलायबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो है सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करता हो। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने जो है वो समझा कि किस तरह से साइंस साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलके जो है वो हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव करने पे हेल्प आउट कर रहे हैं, और किस तरह से जो है वो फिजिक्स उसमें वाइटल और कोर एलिमेंट है इन्वेंशंस का। इसी तरह हमने ऑटोमोबाइल्स, रडार, लेज़र और ऐसी जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको समझा। उसके साथ साथ हमने इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को पढ़ा कि इंजीनियरिंग क्या है, और उसके मेन जो 3 फैक्टर्स हैं जिनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सेफ्टी, ये इनको समझा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस तरह से सिविल इंजीनियर काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एविएशन इंजीनियर क्या क्या सोचता है। और फिर हमने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फील्ड किस तरह से मिलके जब ये काम करती हैं तो हमारे लिए बेनिफिट्स और कंफर्ट क्रिएट होते हैं, उनको भी तो ये थी अंडरस्टैंड आज किया। की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई आपके जहन में अभी कोई पॉइंट है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।